सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे आपके बाल विकास विषय के अंतर्गत। इसमें हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था का अर्थ क्या होता है, विशेषताएं क्या है, परिभाषाएं क्या क्या है, सारी चीजें हमने देख ली और क्या क्या परिवर्तन होता है एक बालक में शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, इसके अलावा क्या क्या उसकी रुचियों में परिवर्तन होता है। तो अब हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था को। तीसरे नंबर पर आता है किशोरावस्था और किशोरावस्था को हम कहते हैं एडोलसेंस। दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है वह 12 से 18 वर्ष तक या 13 से 19 वर्ष तक भी मानी जाती है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है इस पर। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किशोरावस्था क्या होती है। दोस्तों, किशोरावस्था पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किशोरावस्था सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किशोरावस्था से ही आता है, क्योंकि जो किशोरावस्था होता है यह किसी भी बालक के जीवन में बहुत बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि यही वह अवस्था होती है। इसी अवस्था में बालक अगर चाहे तो बहुत बहुत कुछ अचीव कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में, और अगर वह गलत रास्ते पर चला गया तो वो भटक भी सकता है। तो इसीलिए यह वह समय होता है जिसमें हम बालकों को जो उन्हें सही अगर सिखा देते हैं तो वो सही काम करेंगे। यानी कि अगर हम इस बालक की इस एज में उसे सही गाइडेंस देते हैं और सही से उसका मार्गदर्शन करते हैं तो वह बालक अपने जीवन में अवश्य ही सफल होता है। तो यह जो अवस्था है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब चलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे। मानव जीवन के इस विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था समाप्त होती है और शुरू होती है किशोरावस्था, यानी कि बाल्यावस्था खत्म होती है और फिर शुरू क्या होती है, किशोरावस्था। यह अवस्था परिपक्वावस्था तक रहती है, यानी कि जब तक बालक परिपक्व नहीं हो जाता है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। यानी कि बालक को लगता है कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया है, वह बड़ों की तरह व्यवहार करने लगता है और उसे यह लगता है कि मुझे किसी भी बात पर कोई रोके टोके ना, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। इस अवस्था को तूफान एवं संवेगों की अवस्था, तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहा गया है। हैडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू होता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस बाढ़ का ज्वार के समय ही उपयोग कर लिया जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ज्वार से तुलना की गई है बालक की किशोरावस्था की। आपको पता है कि जो नदी की धारा होती है, जो नदी का पानी होता है, हम लोग उस पर बांध बनाते हैं। बांध बनाकर क्या करते हैं, उस नदी की धारा का जो पानी है उसका हम क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, उसी बांध से हम क्या बना लेते हैं, बिजली बना लेते हैं। और अगर वह पानी खाली बह रहा है तो वो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर बांध बना करके उस पर उससे हमने बिजली उत्पादित कर ली तो क्या होगा, उससे पूरा गांव शहर रोशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी यही बात कही गई है। यहाँ पर किशोरावस्था की तुलना की गई है ज्वार से, कि अगर इस तरीके से, अगर सही से इस ज्वार का हमने सदुपयोग कर लिया, सही से हमने बांध बना करके उस नदी के पानी का सदुपयोग कर लिया तो उससे क्या होगा, उससे फायदा ही फायदा होगा और विद्यार्थी इस तरीके से सफल होगा अगर उसके किशोरावस्था का हमने सही से उपयोग कर लिया। अब देखिए किशोरावस्था की कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ पर हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको सारी परिभाषाओं को अपने दिमाग में रखना है। देखिए, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है किशोरावस्था के बारे में, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो किशोर है उसकी तुलना की गई है कि जो कोई भी देश है उसकी जो वर्तमान की शक्ति है और जो भावी आशा है उसको कौन प्रस्तुत करता है, किशोरावस्था। यानी कि किशोरावस्था में जो बालक होते हैं वह पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वह हर मामले में उनकी बुद्धि, उनका मानसिक विकास, उनकी सोचने समझने की क्षमता सब अधिक हो जाती है। तो इस तरीके से जो किशोर होते हैं यह किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसके बाद देखिए किलपैट्री के अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। तो 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको किलपैट्रिक ने क्या कहा है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा। अगर एग्जाम में पूछेगा कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है तो आप क्या बताओगे, किलपैट्रिक ने कहा है। इसके बाद देखिए स्टैनले हॉल की परिभाषा तो मोस्ट कितनी बार भी मैं मोस्ट लगाऊं तो कम है।
स्टैनले हॉल की परिभाषा बार बार एग्जाम में पूछी गई है। तो स्टैनले हॉल की परिभाषा देखिए क्या है। किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था। तो यही 4 शब्द आपको ध्यान में रखना है, तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। तो यह किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। इन्होंने एक ही नहीं कई पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन किशोरावस्था के बारे में सबसे अधिक इन्होंने ही गहन अध्ययन किया है। और किशोरावस्था में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं बालकों में, बालिकाओं में, सभी के बारे में इन्होंने डिटेल में उसमें लिखा है। अब देखिए स्टैनले हॉल ने एक और परिभाषा दी है, लेकिन सबसे फेमस उनकी यह परिभाषा है, यह आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। फिर है किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही चीज कही गई है। जो भी बच्चों में परिवर्तन होते हैं 12 से 18 वर्ष तक के, चाहे मानसिक परिवर्तन हो, शारीरिक परिवर्तन हो या संवेगात्मक परिवर्तन हो, सब अकस्मात यानी कि अचानक ही होते हैं। तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है, याद रखिएगा। इसके बाद जर्सील्ड ने परिभाषा दी है किशोरावस्था की। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है। यानी कि किशोरावस्था को जर्सील्ड ने क्या कहा है? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है। यानी कि बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर क्या करता है? संक्रमण करता है। इसके बाद उसको देखिए रॉस के अनुसार, रॉस ने बहुत ही छोटी सी परिभाषा दी है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रॉस ने यह बात क्यों कही है कि किशोरावस्था जो होती है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि जैसे जो शैशवावस्था में बालक होता है उसका सामान नहीं मिल रहा है, उसका खिलौना किसी ने ले लिया तो वह परेशान हो जाता है। सेम ये स्थिति किशोरावस्था में भी होती है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी क्रोध आता है, जल्दी खुश भी होते हैं लेकिन क्रोध भी आता है और वह बातों को मानना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है वे ही सही है। तो यह किशोरावस्था की परिभाषा है किसकी? रॉस की। इसके बाद देखिए ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने क्या परिभाषा दी है, इनकी भी परिभाषा देख लेते हैं। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। तो यह बहुत ही आसान है, आपको पता है किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था आते आते समाप्त हो जाता है। तो यह ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का कथन है। अब इसके बाद उसको देखिए किशोरावस्था के 2 सिद्धांत हैं। इन दोनों सिद्धांतों को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है क्लास के कि जो किशोरावस्था है यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आकस्मिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत का समर्थन स्टैनले हॉल ने किया था। उन्होंने 1904 में एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की। मैंने अभी आपसे कहा है कि जो स्टैनले हॉल है इन्होंने किशोरावस्था पर एक किताब भी लिखी थी और किशोरावस्था पर इन्होंने गहन अध्ययन किया। तो इन्होंने 1904 में जो अपनी किताब लिखी थी एडोलसेंस, इसमें इन्होंने क्या कहा है? किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम से होते हैं, यानी कि अकस्मात होते हैं, उनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। तो अभी आपने देखा भी है कि जो परिभाषा दी है स्टैनले हॉल ने, उसमें क्या कहा है कि किशोरों में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात ही होते हैं, यानी कि अचानक ही होते हैं। तो ये आकस्मिक विकास का सिद्धांत किस अवस्था के लिए दिया गया है? किशोरावस्था के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। फिर है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ हैं। इन विद्वानों का मत है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। इस संबंध में किंग ने लिखा है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, यानी कि यहाँ पर यही बात कही, बारिश खत्म होते होते फिर क्या आता है? धीरे धीरे जब बारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है, धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे ठंडक आना शुरू होता है, यानी कि ठंड का महीना आना शुरू होता है। तो सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सब क्या धीरे धीरे जब एक ऋतु समाप्त होती है तो फिर दूसरी ऋतु क्या होती है? शुरू होती है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन का चिन्ह दिखाई देने लगता है, अब जैसे बारिश का मौसम जाएगा तो धीरे धीरे क्या आएगी? ठंड आएगी, तो हल्का हल्का ठंड लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यही कहा गया है कि जैसे एक ऋतु जाती है, एक ऋतु के पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था समाप्त होते होते किशोरावस्था का आगमन हो जाता है, या बाल्यावस्था के अंत में ही किशोरावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं। तो यह 2 सिद्धांत हैं, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये दोनों ही किशोरावस्था के सिद्धांत हैं। अब इसके बाद देखिए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
इनको ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं में बिग व हंट के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। कि बहुत ही तीव्र परिवर्तन होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर प्रकार से परिवर्तन होता है बच्चे में। तो किशोरावस्था को सबसे अच्छा परिभाषित करने वाला शब्द क्या है? परिवर्तन है। तो परिवर्तन शब्द किस अवस्था के लिए लिया गया है? बाल विकास की, तो आप बता ले जाएंगे कौन सी अवस्था? परिवर्तन। ठीक है, यानी कि यह परिवर्तन जो है यह किस अवस्था के लिए बोला गया है? तो किशोरावस्था के लिए बोला गया है। याद रखिएगा, जो किशोरावस्था है इसे हम एक शब्द में अगर परिभाषित करें तो वह शब्द क्या होगा? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अब हम इन परिवर्तनों को विस्तार से पढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं। पहला है शारीरिक विकास। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे कि भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था में लड़कियां भी बढ़ती हैं और लड़के भी बढ़ते हैं लंबाई में। ठीक है, इसके बाद देखिए मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता आती है। किशोरों में दाढ़ी और मूंछ की रोमावलियों एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉल्सनिक का कथन है, किशोर और किशोरियों दोनों में अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना और किशोरियों के लिए अपनी आकृति को नारी जातीय आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। यानी कि यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चे अपने शरीर को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही ज्यादा जागरूक होते हैं, या फिर ये कहें कि चिंतित होते हैं। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं, लड़के सोचते हैं कि हमारी बॉडी बन जाए, हम बॉडी बिल्डर की तरह दिखने लगे, और लड़कियां बिल्कुल नारी की तरह, मतलब एक औरत की तरह दिखना चाहती हैं। तो इस तरीके से जो शारीरिक विकास होता है इसी अवस्था में बिल्कुल तीव्र गति से होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद समूह को महत्व। ये जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था, इसमें क्या होता है? देखिए, किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसे वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। यानी कि जिस भी ग्रुप में बच्चे रहते हैं, आपको पता है कि स्कूल में ग्रुप बना करके रहते हैं 12 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, तो इसमें देखिए समूह की भाषा, नैतिक मूल्यों एवं वस्त्र पहनने की जो आदत होती है, यानी कि उस समूह में अगर 8 से 10 बच्चों का समूह है तो आप देखोगे कि जितने बच्चे हैं सबके कपड़े वो कोशिश करते हैं एक ही तरीके के हो, हेयर स्टाइल एक तरीके की हो, भाषा, नैतिक मूल्य, क्योंकि बच्चा उन्हीं को अपना फ्रेंड बनाता है, उन्हीं बच्चों को जिससे उसका व्यवहार मिलता हो, उसको उसको उसकी बातें समझ में आती हो। तो इस तरीके से बच्चे समूह बनाते हैं और उस समूह के सदस्य होते हैं, और उन्हें लगता है कि वह जो समूह है हमारा, वही हमारे लिए सब कुछ है। परिवार और विद्यालय से भी आगे समझते हैं वो अपने ग्रुप को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद स्थिति व महत्व की अभिलाषा। किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। इसीलिए स्कूलों में बाल संसद का गठन किया जाता है कि बच्चों को भी अवसर मिले। एक लीडर कैसे लीडरशिप निभाता है या फिर कैसे नेतृत्व करता है अपने कार्यकर्ताओं की, तो ये सब चीजें बच्चों को सीखने को मिलती है स्कूलों में। तो बच्चों को, जो किशोरों में स्थिति और महत्व की भी अभिलाषा होती है कि ग्रुप में उनकी बात मानी जाए, उनका ग्रुप है, उन्हें सुना जाए, और उन्हें ये लगता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है और वह प्रौढ़ों के समान बनने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए व्यवसाय का चुनाव। इस अवस्था में बालक अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहता है। जब छात्र हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में जाता है तब वह कौन सा व्यवसाय चुने, यह प्रश्न उसे चिंतित करता है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस अवस्था में बच्चे को व्यवसाय की चिंता होती है? तो व्यवसाय की चिंता हाई स्कूल में गणित लिया है, या हाई स्कूल के बाद उसने गणित लिया है, या हाई स्कूल के बाद उसने बायो लिया है, तो वह ले तो लिया है लेकिन उसे भविष्य में ये चिंता रहती है कि वह बायो लिया है तो मेडिकल का एग्जाम क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बच्चे ने मैथ्स लिया तो वो सोचता है कि वह इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कहीं 1 नंबर से 2 नंबर से रुक ना जाए। इस तरीके की भावनाएं बच्चों के अंदर आती हैं। तो वह साइंस, ये कहें कि साइंस या मैथ्स में से ये तो चुन लेता है कि मुझे क्या लेना है, लेकिन उसे यह हमेशा डर रहता है कि वह एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से व्यवसाय की चिंता बच्चों के अंदर होती है। कौन सा करियर चूज करें कि आसानी से उसमें हमें नौकरी मिल जाए, हमारा जीवन अच्छे से चले। ठीक है, तो ये चिंता भी होती है बच्चों के अंदर। फिर देखिए स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में बालक शारीरिक व मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। वह बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न बंधकर
स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह सोचता है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक ना करे, उसको कोई आदेश ना दे। वह विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधन से बाहर निकलकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। वह सोचता है कि उसे कोई नहीं रोकने टोकने वाला हो। और किशोरावस्था में आप सभी लोग लगभग गुजर ही चुके हैं उस अवस्था से, या कुछ लोग होंगे भी अभी उस अवस्था में। तो यहाँ पर आप देखिए, जो जो किशोरावस्था होती है, इसमें मुख्य रूप से जो बच्चे क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। वो किसी का भी रोक टोक वो नहीं चाहते। कहीं जा रहे हैं तो उनको कोई रोके टोके, या कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने दिया जाए, माता पिता ना रोके। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर एक भावना होती है कि वह स्वतंत्र रहें। और अगर स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वह विद्रोह भी कर देते हैं, यानी कि बातों को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये तो होता ही है 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में। इसके बाद देखिए, समाज सेवा की भावना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस अवस्था में बच्चों में समाज सेवा की भी भावना आती है। तो किशोरों में समाज सेवा की भावना अति तीव्र होती है। वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए उत्साहित रहता है। जैसे बहुत सारे किशोर हैं जो आसपास आसपास के लोगों को देखकर, गरीबी को देखकर या गंदगी को देख कर के उन्होंने बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए हैं। जैसे कि बहुत सारे किशोर ऐसे हैं जिन्होंने सफाई अभियान में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो उन्हें लगा कि हाँ, हम भी समाज में कुछ योगदान दे सकते हैं, या इस तरीके से अपने आसपास की सोसाइटी को, अपने शहर को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो समाज सेवा की भावना होती है बच्चों के अंदर, वह किशोरावस्था में ही जन्म लेती है। इसके बाद देखिए, ईश्वर और धर्म में विश्वास। तो ईश्वर और धर्म में विश्वास, किशोरावस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होती है। इसके संबंध में उनमें इतनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि वे उनका समाधान नहीं कर पाते। पर धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं। यानी कि शुरू शुरू में बच्चों को ईश्वर और धर्म में विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे धीरे, या फिर ये कहें कि उनके टीचर्स के समझाने पर, या फिर ये कहें कि माता पिता परिवार के लोगों के समझाने पर, उन्हें धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती है कि कोई ना कोई है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसने, जो हम सभी का ख्याल रखता है, जो हम हमारी हमारी बातों को सुनता है, या फिर ये कहें कि हमारे मनोकामनाओं को पूरा करता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो धीरे धीरे बच्चों को ये बात समझ में आने लगती है, या किशोर या किशोरियों को ये बात समझ में आने लगती है कि कोई ना कोई सत्ता या ईश्वरीय सत्ता है। हर एक धर्म में ये चीज होती है। अब देखिए, इसके बाद वीर पूजा की प्रवृत्ति, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों को पता है, जो सेना में जो भर्ती होती है, चाहे पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे आर्मी की वैकेंसी हो, उसमें आप देखो 18 वर्ष तक की अवस्था मांगता है। तो ये क्यों मांगता है? क्योंकि यह किशोरावस्था की एंडिंग होती है, या फिर ये कहें कि किशोरावस्था में बालकों के अंदर जो उत्साह होता है, वो बहुत अधिक होता है। अपने देश की रक्षा करनी है, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर जाना है, और अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखना है। तो ये सब भावनाएं आती है बच्चों के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे जो हीरो हीरोइन है, उनको बहुत सारे बच्चे अपना आइडियल बना लेते हैं। उन्हीं की तरह बाल रखना, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश करनी, उन्हीं की तरह एक्टिंग करनी है। तो ये भी होता है। तो वीर पूजा में देशभक्त, यानी कि ये कहें कि देशभक्त के तौर पर अगर आप देखोगे इसमें, तो आप सेना सेना के जवानों को लोगे। और अगर हीरो हीरोइन के तौर पर अगर आप देखोगे, तो उनको भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका भी अनुसरण करते हैं, उनको भी फॉलो करते हैं, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर जो भी बच्चों को अपने अपने अनुसार जो भी उन्हें समझ में आता है, वह अपना आदर्श जरूर किसी ना किसी को बनाते हैं, जो किशोरावस्था होती है इसमें। ठीक है, और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो ये किशोरावस्था, ये जो एक व्यक्ति को बता देती है, एक बच्चे एक के भविष्य के बारे में बता देती है कि उसका जीवन या उसका जीवन आगे चल करके कैसा होगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसके बाद आगे हम देखेंगे पर अपराध प्रवृत्ति का विकास। ये 9वें नंबर पर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आसानी से आपको समझा देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, कितने बच्चों को आतंकवादी बना दिया जाता है। और ये सारे बच्चे 18-19 साल के होते हैं, 17 के भी होते हैं, या 15 के भी होते हैं। तो यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में आपके दिमाग में जो बातें डाल दी जाएंगी, जो आपको समझा दिया जाएगा, आपके बड़े आदर्श, आप लोग जिसको भी मानते हो, जो आपको बता देंगे, आपको लगता है वही चीज सही है। और इसी अवस्था में कितने सारे बच्चे अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं, चोरी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे गैंगस्टर बन जाते हैं और आतंकवाद की तरफ तो मुड़ ही जाते हैं। तो यह बहुत बहुत नाजुक अवस्था होती है। इसमें बच्चों को जो इनके दिमाग में डाल दिया गया, वही बात इनके दिमाग में फिट हो जाती है। तो इस वजह से अपराध प्रवृत्ति भी इस अवस्था में बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसका रीजन क्या होता है? बालक निराशा, असफलता,
इसके अलावा प्रेम के अभाव आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास अत्यधिक होता है बच्चों में। तो इसीलिए माता पिता को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अपने अपने बच्चों को इस अवस्था में हर प्रकार से उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं बालक बहुत निराश तो नहीं, किसी बात को लेकर के चिंतित तो नहीं है। अगर परीक्षा में कम नंबर आ गया, टेस्ट में कम नंबर आ गए, तो उसे आप बहुत बहुत ज्यादा मत डांटिए या बहुत अधिक उसको इतना मत बोल दीजिए कि वह बच्चा बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाए। तो यही वह अवस्था होती है जिसमें इन सभी चीजों से बच्चा जो होता है वो निराश होकर के, असफल होकर के क्या कर लेता है, अपराध प्रवृत्ति अपना लेता है। इसके बाद देखिए घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। तो देखिए किसी समूह का सदस्य रहते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का मतलब है कि उस समूह में किसी भी ग्रुप में बच्चा रहता है लेकिन एक या दो फ्रेंड उसके ऐसे होते हैं जिनसे वह कोई भी बात नहीं छिपाता, हर बात शेयर करता है और अपनी समस्याओं के बारे में अपने व्यक्तिगत बातों के रूप में खुलकर उनसे बात करता है। ठीक है, तो यह जो किशोरावस्था होती है इसमें घनिष्ठ मित्रता होती है, याद रखिएगा। फिर है सर्वाधिक काम प्रवृत्ति। सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण किशोरावस्था में ही होता है। जैसे कि आपने बाल्यावस्था में क्या देखा था कि जो गर्ल्स होती हैं वो गर्ल्स के साथ रहना पसंद करती हैं, जो बॉयज हैं वो बॉयज के साथ ग्रुप बनाना पसंद करते हैं। लेकिन जो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की या 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें जो गर्ल्स हैं वो बॉयज या फिर ये कहे जो बॉयज है वो गर्ल्स को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि विषम लैंगिक आकर्षण इसमें होता है और सर्वाधिक काम प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में। इसके बाद देखिए कल्पना का बाहुल्य व दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। तो यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चा अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है। वो जिस तरीके का जीवन जीना चाहता है उस तरीके की वह कल्पना करता है और कल्पना में ही खुश रहने की कोशिश करता है। तो किशोरावस्था में कल्पना और दिवा स्वप्नों की बहुत अधिकता होती है। बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है। तो यह जो अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक की, इसमें बच्चे की बुद्धि का भी बहुत अधिक विकास होता है, सोचने समझने की और तर्क करने की क्षमता भी बहुत तेजी से बढ़ती है। फिर संवेगों में अस्थिरता होती है। इसका क्या मतलब है? अस्थिरता का मतलब ये है दोस्तों कि जो बालक के संवेग है, कभी वह खुश रहेगा, अचानक वह दुखी हो जाएगा या क्रोधित हो जाएगा किसी बात पर। तो उसके जो संवेग है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह स्थिर नहीं रह पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज पूरा किशोरावस्था पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा किशोरावस्था पढ़ के अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, जो भी प्रशिक्षु तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की, सभी लोगों को आप इसको जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर शेयर करेंगे और एक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें और बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बुक्स कौन सी लेनी है, बिना कोचिंग के तैयारी कैसे करनी है और कम समय में तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आप सारे वीडियोस को देखिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। ऐसी चैनल से बने रहिए और लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। तो बाल विकास की अवस्थाओं में तीनों अवस्थाओं को आज आप लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।